हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि आपको पता, हमारा कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा था, जिसमें अपने एक्सरसाइज 2.1 कर लिया था। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे जो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है वो क्या है, उसके माध्यम से एलसीएम या एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस प्रमेय को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्याएं और यहाँ पर लिखेंगे भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को बात करते हैं इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं, और इनको बात करते हैं इनको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर या फिर इनको प्राइम नंबर है, इनको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो लिखेंगे एक से बड़े वे प्राकृत संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी, वो तो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। वे प्राकृत संख्याएं किससे एक से बड़ी, या तो वो एक से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी, तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, दो में या तो एक का भाग जा सकता है, या तो ये एक से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी, यानी कि दो इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उनको अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। लेट से मैंने बात करी 5 की, तो 5 में या तो एक का भाग जाएगा या इसका खुद का भाग जाएगा, तो इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं बात करूं 17 की, 17 में या तो एक का भाग जा सकता है या इसका खुद का जा सकता है, यानी कि एक से बड़े वे नंबर जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा जो संख्याएं कौन कौन सी, मैंने लिखा 4, क्या ये 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसकी बात करें तो ये 1 से भी तो डिविजिबल होगी, 4 से भी होगी, इन दोनों के अलावा ये किससे विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी। यानी कि अगर ये 1 से या 4 दोनों से विभाजित होती तो अपने कह देते ये भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के अलावा भी ये किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है, तो ये कौन संख्या, भाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूँ 10 की, तो 10 किस किस से विभाजित होगा, ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी विभाजित होगा। ये अगर 10 अभाज्य संख्या होती या कब होती, जब यहाँ एक या 10 से विभाजित होती है, लेकिन 1 और 10 के अलावा ये 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो इस तरह का नंबर क्या होगा, भाज्य संख्या। यानी कि एक और खुद के अलावा भी अगर किसी संख्या का भाग जाए तो वो कौन सी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाए वो कौन सा क्या, अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। आइए अब इस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कोई भाज्य संख्या होगी, लेट से मैंने मान लिया कितना, 14 का कोई भाज्य संख्या होगी, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब 14 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 2 से डिवाइड लगाऊँ तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 7। अब अपने को पता है जो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और 14 क्या थी, एक भाज्य संख्या थी, क्योंकि इसके अंदर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 7 का भी जाता है और खुद का भी जाता है। अगर 14 थी, इसको अपने 2 गुणा 7 यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये इसने कथन लिख लिया, कोई भाज्य संख्या होगी उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आगे कह रहा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि इसको 2 गुणा 7 लिख लूँ या 7 गुणा 2 लिख लूँ तो मेरे को रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 14 ही मिलने वाला है। यानी कि ये 14 क्या है, अद्वितीय है, यानी कि एक ही आने वाला है। चाहे तो इसको 2 गुणा 7 लिख लूँ या 7 गुणा 2, इसके क्रम का कोई भी मतलब नहीं है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। लेट से मैंने लिखा 27। अब मैं अगर 27 के टुकड़े करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा, पहले किसका भाग लगाऊंगा, 3 का, कितनी बार में जाएगा, 3 बार, फिर 3 का, फिर 3 बार, 3 का लगाऊंगा तो 1 बार। तो इसको 27 को मैंने किस तरह से लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 3। और 27 क्या थी, एक भाज्य संख्या थी, और इस भाज्य संख्या को अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, क्योंकि अपने को पता है 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या। और इसको घात के रूप में भी अपने लिख सकते हैं, किसको लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। लेट से मैंने लिखा
26। तो 26 को मैं क्या लिखूँगा, 2 गुणा 13 लिखूँगा। अब मेरे को पता है 26 कौन सी संख्या थी, भाज्य संख्या थी, और इसको मैंने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। या तो इसको मैं 2 गुणा 13 लिख लूँ या 13 गुणा 2 लिख लूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। लेट से मैंने ले लिया 140। अब 140 के अपने टुकड़े करते हैं। 140 के टुकड़े करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70। ये करेंगे तो 35, यहाँ से करेंगे तो 7 और यहाँ से करेंगे तो 1। यानी 140 के अगर मैंने गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 मेरे को मिल गया। 140 के गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और 140 क्या थी, एक मेरे को भाज्य संख्या थी, और इस 140 को मैंने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। 2 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 5 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 7 भी क्या एक अभाज्य संख्या। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अपने अभाज्य संख्या के रूप गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी अपने लिख सकते हैं। ये 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा में 5 और गुणा में 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरह से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी, जो अभाज्य संख्या होती है इसका जो गुणनखंड होता है या तो खुद होगा या इसका एक होगा। कैसे, लेट से मैं बात करी 2 की। अब मेरे को पता है 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसके गुणनखंड की बात करूँ तो इसके गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। यानी कि कह सकते हैं जो अभाज्य का गुणनफल जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है और जो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय वो क्या है। तो क्या है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, कि कोई भी अगर भाज्य संख्या दी होगी उसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने उदाहरण की बात करूँ, 5005 कह रहा है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 5005 के अपने गुणनखंड करेंगे। 5005 के गुणनखंड, उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से गुणनखंड करने आते होंगे, आपने छोटी क्लासों में सीखा भी होगा। तो उसी तरीके से इसके गुणनखंड करेंगे अपने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 5 का भाग लगाऊँ तो कितना आएगा, 1001। क्या उसके बाद ये 7 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। देखो 7 है कम, 7 3 बचेगा, ऊपर से 0 आएगी तो 30 बनेगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28, फिर शेष पल 2 बचेगा, ऊपर से 1 उतारेंगे तो 21 और 7 या 21, तो कितना बन गया 143। अब इस 143 में किसका भाग जाएगा, क्या 11 का भाग जाएगा क्या, तो 11 एक कम 11, शेष पल 3 बचा, ऊपर से 3 उतारा तो 11 या 33, 13 बचा। तो अब इसमें 13 में किसका भाग जाएगा, 1 का। यानी कि 5005 को लिखने की बात करूँ तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यानी कि कोई 5000 कोई भाज्य संख्या थी, इसको मैंने ये 5 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 7 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 11 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 13 भी क्या एक अभाज्य संख्या। ये सारी संख्या अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा की संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यानी कि कोई 5005 कोई भाज्य संख्या थी, इसको मैंने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। तो यही है अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय, यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या दी होगी उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें एक क्रम का कोई भी महत्व नहीं रहता। यानी कि अपने इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि क्रम का कोई भी महत्व नहीं है। तो क्रम के बिना चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे इसको लिखो, तो इसका मान तो हमेशा कितना रहने वाला है, 5005 ही रहने वाला है। यानी कि अद्वितीय रहने वाला है। अद्वितीय का मतलब होता है एक ही। चाहे इसको इस तरह से लिख लो तो भी 5005 आएगा, इसको इस तरह से लिख लो तो भी 5005 आएगा, इस तरह से लिख लो तो भी 5005 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अंकगणित का मूलभूत प्रमेय समझ में आया होगा। तो आप समझते हैं अभी अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम, महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब सीखते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से कैसे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कोई उदाहरण ले लिया, कह रहा है 26 और 91 का मेरे को क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना, और क्या ज्ञात करना है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। अब महत्तम समावर्त अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भी ज्ञात करना सीखा था। अब किस विधि से सीखेंगे, अपने अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसकी विधि से अपने सीखेंगे। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं 26 की बात करूँ, अगर 26 को मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो क्या इसको मैं 2 गुणा 13 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर 26 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 13। इसी तरह से अगर मैं 91 के गुणनखंड करूँ तो कितना आएगा, 7 गुणा 13।
आएगा। अब देखो 26 को मैंने क्या लिखा 2 गुणा 13, 91 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 13। अगर मैं HCF की बात करूँ, कौन कौन सी संख्या की HCF की बात करूँ मैं 26 और 91 की। अब HCF होता क्या है, HCF होता है उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो गया, यानी कि वो गुणनखंड इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, और जो सबसे कम घात यानी कि जिसकी सबसे कम घात होगी उनका जो गुणनफल होगा वही इसका क्या होगा HCF होगा। जैसे बात करूँ यहाँ पर 2 की पावर कितनी 1, यहाँ पर 13 की पावर कितनी 1, यहाँ पर 7 की पावर 1 और यहाँ पर 13 की पावर 1। तो अब इन दोनों में मेरे को देखना है जो गुणनखंड इसमें भी आए इसमें भी आए और घात भी क्या होनी चाहिए सबसे कम होनी चाहिए। अब 2 की पावर 1 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, लेकिन उभयनिष्ठ अपने को कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा। अब 13 की पावर 1 की बात करूँ, 13 की पावर 1 इसमें भी है और 13 की पावर 1 इसमें भी, सबसे कम घात कौन सी है 13 की पावर 1 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो HCF होगा इसका 13 की पावर 1, यानी कि जो HCF होगा 26 और 91 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने LCM की, किस किस का LCM 26 और 91 का। क्या LCM होता क्या, LCM होता है जो अभाज्य गुणनखंड होगी उसकी जो सबसे ज़्यादा घात होगी उनका जो गुणनफल होगा वही क्या होगा उसका LCM होगा। किस तरह से, यहाँ पर अपने देखिए 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी, इसमें 2 की पावर 1 है, क्या 2 की पावर किसी में ज़्यादा है क्या, नहीं, सबसे ज़्यादा कितनी है 2 की पावर 1। उसके बाद सबसे ज़्यादा 13 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है 1, उसके बाद 7 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है 1। तो जो इसका LCM होगा वो कितना हो जाएगा 2 गुणा 13 गुणा 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। HCF क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और जो LCM वो क्या होता है अभाज्य संख्याएं, सबसे जो अभाज्य संख्याओं की जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा वही क्या होगा LCM होगा। आगे अपने कुछ उदाहरण और करेंगे, इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर अपने देखें जो HCF है किस किस का HCF 26 और 91 का, और जो LCM है किस किस का 26 और 91 का। अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो ये बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि कोई 2 संख्याएं दी होगी जो उनका HCF और LCM का गुणनफल वही होता है जो उन संख्याओं का गुणनफल होता है। किस तरह से आइए समझने का प्रयास करते हैं। लेट से कोई संख्या मान ली मैंने A और B, यानी कि जो HCF होगा किस किस का A और B का, और LCM होगा किस किस का A और B का। यदि इन दोनों संख्याओं के HCF को इन दोनों संख्याओं के LCM से गुणा कर दूं तो मेरे को मिलेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल मिलता है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, LCM HCF के कुछ और उदाहरण करते हैं, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक उदाहरण की बात करें। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 192 का HCF और क्या ज्ञात करना अपने को LCM ज्ञात करना है। तो पहले बात करूँगा मैं 144, फिर 180 और फिर 192 की। अगर इनके अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो सबसे पहले इनके क्या करने हैं, यानी कि ये सारी की सारी संख्या अपने को क्या दे रखी है भाज्य दे रखी है, और अपने को पता है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से कि जो भाज्य संख्या होती है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने 144 के गुणनखंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड करने आती होंगे, किसी को नहीं करने आते तो वो इस तरह से भी कर सकता है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा ये 36, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना 18, यहाँ से देखेंगे तो ये 9, ये कितना 3 और ये यहाँ से कितना 1। यानी कि 144 के गुणनखंड की बात करूँ तो मेरे पास कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अब अपने को पता है 144 को मैंने अभाज्य गुणनखंड 2 भी अभाज्य है 3 भी क्या है अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अब देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार है 2 बार तो 3 की पावर 2। वैसे ही अगर अपने 180 के टुकड़े करना चाहें, यानी कि 180 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो 180 के गुणनखंड करेंगे यहाँ से अपने ये 90 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 45, यहाँ से कितना आएगा 15, यहाँ से कितना आएगा 5 और यहाँ से कितना आएगा 1। तो यहाँ से इसके गुणनखंड की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि कोई भाज्य संख्या थी उसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 2 बार और 5 कितनी बार है 1 बार। अब बात करते हैं हमने 192 की। 192 के गुणनखंड किस तरह से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो करो ये करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, यहाँ से कितना करेगा 48 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 24 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 12, यहाँ से 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 आएगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये ना 1 2 3 4 5 और 6 गुणा में कितना 3, 2 कितनी बार है
6 बार और गुणा में 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपने को ज्ञात करना है HCF। अब मैं HCF की बात करूँ तो HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं पहले। उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। अब अपने को देखना है 2 की सबसे कम पावर किस में है, तो इसमें तो 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर 6। तो सबसे कम पावर किस में है, इसमें कितनी है, 2 की पावर 2 गुणा में। अब 3 की पावर देखेंगे अपने, उभयनिष्ठ उभयन कह रहे हैं ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि तीनों में होना चाहिए वो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात किसमें, इसमें तो 3 की पावर 2, इसमें 3 की घात 2, इसमें 3 की घात 1। तो सबसे कम घात किसमें है, इसमें तो 3 की घात 1। इसको हल करेंगे तो ये कितना है, 2 गुणा तो 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, तो 144, 180, 192 का HCF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। अब LCM क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी उनका गुणनफल। अब सबसे 2 की घात इसमें 4 है, इसमें 2 की घात 2 है और इसमें 2 की घात 6 है। सबसे ज़्यादा घात किसमें, इसमें 2 की घात 6। अब एक बात याद रखना है, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं, इसमें उभयनिष्ठ का कोई भी मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ अभाज्य गुण, वही अभाज्य गुणनखंड लेने हैं जिनकी पावर क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। अब इसमें देखा तो 2 की पावर 4 थी, इसमें 2 की पावर 2 थी, इसमें 2 की पावर 6 थी, तो सबसे ज़्यादा 2 की पावर किसमें, इसमें 6। अब 3 देखें तो 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 1 इसमें, तो सबसे ज़्यादा 3 की पावर किसमें है, चाहे तो इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, कितनी है, 3 की पावर 2 गुणा में। अब इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 1, तो 5 की घात 1 कितना है LCM, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो LCM पता चला ना क्या होगा, वो जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके सबसे जो बड़ी घात होगी वो क्या होता है, LCM। सबसे बड़ी घात देखा तो 2 की पावर 6 थी, और 3 की देखा तो 3 की सबसे ज़्यादा घात 2 थी, 5 देखा तो 5 की सबसे ज़्यादा घात क्या थी, 1 थी। अगर 2 की पावर 6 की बात करूँ तो 2 की पावर कितना होता है, 6, 64 होता है, और 3 की पावर 2 की बात करूँ तो 9 होता है, और गुणा में 5, यानी कि ये कितना बन गया, 64 गुणा में 9 5 कितना, 45। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2880। तो जो संख्याएं दे रखी थी 144, 180 और 192, इसका LCM तो कितना आ गया, 2880, और HCF कितना आ गया, 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा HCF क्या होता है। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो गया, कि वो गुणनखंड इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, उसकी जो सबसे कम पावर होगी वही उसका क्या होगा, HCF होगा। अब आते हैं LCM। LCM क्या होता है, LCM होता है अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसमें उभयनिष्ठ का कोई भी चक्कर नहीं है। अब इसमें 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी, 6, 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी, 2, 5 की सबसे ज़्यादा घात कितनी, 1। तो ये इसका क्या होगा, LCM होगा। आइए कुछ और उदाहरण करते हैं, उनके माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक और उदाहरण की बात करते हैं। कह रहे हैं पूर्णांकों के युग्म 510, 92 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 510 गुणा 92 का जो गुणनफल आएगा वही इन दोनों के HCF और LCM का गुणनफल होगा। जी अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 510 और 92 की। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपने गुणनखंड करेंगे किसके, 510 के। तो अगर 510 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 255। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएंगे, 3 से। तो 3 से जाएंगे तो कितना आएगा, 85। अब ये किससे जाएगा, 5 से, कितनी बार में, 17000, और 17 से जाएंगे तो 1 बार। यानी कि 510 के गुणनखंड मेरे पास कितने आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 2 की घात भी 1, 3 की घात भी 1, 5 की घात भी 1 और 17 की घात भी 1। अब गुणनखंड करते हैं अपने 92 के। 92 की गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 46, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 23। अब 23 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का। तो यानी कि 92 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 2 गुणा 23, यानी कि 2 की घात कितनी, 2 और गुणा में कितना, 23। अब बात करते हैं पहले HCF की। अब HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब इसमें भी हो वो इसमें भी हो, और सबसे कम घात होनी चाहिए, और जो सबसे कम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे जो उनका गुणा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने 2 की। 2 की घात इसमें तो 1 है, लेकिन इसमें 2 की घात कितनी है, 2। सबसे कम घात किसमें है, इसमें, तो 2 की घात कितनी लेंगे, 1 लेंगे। अब आगे देखो, 3 की घात इसमें 1 है लेकिन 3 इसमें है ही नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए अपने को। 5 की घात इसमें 1 है लेकिन 5 इसमें है नहीं। 17 इसकी घात 1 है लेकिन 17 इसमें है नहीं।
इसमें 23 है लेकिन 23 उसमें नहीं है, यानी कि जो HCF होगा किस किस का 510 और 92 का मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने LCM की। अगर LCM की बात करें तो LCM क्या होता है, जो है अभाज्य गुणनखंड की सबसे ज़्यादा घात होगी वही क्या होगा LCM होगा। अब सबसे पहले 2 की घात देखें, 2 की घात इसमें 1 है लेकिन इसमें कितनी है 2 की घात 2, ज़्यादा कौन सी है ये वाली, तो 2 की घात 2 गुणा। उसके बाद देखें 3 की घात 1 इसमें है लेकिन 3 की घात इसमें नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें 3 की घात कितनी है 0, तो यानी कि 3 की घात सबसे ज़्यादा किसमें इसमें, तो 3 की घात 1। 5 की घात सबसे ज़्यादा किसमें इसमें, 5 की घात 1। 17 की घात इसमें सबसे ज़्यादा, 17 की घात 1। 23 की घात सबसे ज़्यादा इसमें, तो इसमें 23 की घात 1। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। ये कितना होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इसको गुणा करेंगे तो 17 गुणा 60 कितना होता है 17 6 का 102, यानी कि 1020 गुणा में कितना 23। अब इसको 23 से गुणा करेंगे तो 0, 23 दूना 46 और 23 से कम 23, 23,460। यानी कि जो इन संख्याओं जो अपने को संख्याएं दे रखी थी 510 और 92, इसका HCF तो कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, और जो LCM था वो कितना आ गया मेरे पास 23,460। अब अपने को देखना है इन दोनों का गुणनफल, किस किस का गुणनफल, HCF गुणा में LCM। ये HCF और LCM कितना आ रहा है मेरे पास, अब HCF मेरे पास कितना है 2 और LCM मेरे पास कितना है 23,460। अब इसको गुणा करूँगा तो मैं 2 का गुणा 0 के साथ किया तो 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46,920। अब अपने को चेक करना है कि जो HCF और LCM का जो गुणा आया मेरे पास 46,920, क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या, यानी कि 510 में अगर गुणा करूँ 92 का तो ये कितना आ गया 0 2 और ये कितना 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 और 4, यानी कि 46,920, यानी कि ये बराबर है किसके, संख्याओं के गुणनफल के, या यूँ कह दें जो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है किसके, HCF गुणा LCM के। उम्मीद करता हूँ आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा, जिसमें अपने को क्या दे रखा था, इनके दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना था। HCF 2 आया, LCM 23,460 आया। जब मैंने इन दोनों का गुणा किया तो ये बराबर था इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर था, तो यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज अपने क्या पढ़ा, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। क्या था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, कोई भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और उसके बाद जो अपने पढ़ा HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड प्रमेय के द्वारा, और जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, जो संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो इतनी रहेगी। मिलते हैं कल इसके आगे अपने इसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।